हेलो एवरीवन। हम अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि पहली क्लास ले चुके थे जिसमें जिसमें हमने 14 पेज नंबर तक कंप्लीट कर दी थी। अब बाकी के लगभग 10 पेज और बचे हैं जो कि इस क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपको पता ही है कि अगर हम यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की बात करें तो चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हुआ या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, दोनों में ही लगभग 20 दिन पहले तक की हमारी करंट अफेयर कंप्लीट होनी चाहिए। तो अक्टूबर के बाद में अगर हम नवंबर की करंट अफेयर और कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि लगभग 20 दिन पहले तक की हमारी करंट अफेयर जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही नवंबर का महीना हमारा कंप्लीट होगा वैसे ही हम जो नवंबर की करंट अफेयर भी पूरी कंप्लीट करा देंगे। ठीक, लगभग ये मान के चलें कि हम 3 से 4 नवंबर के लगभग हम नवंबर की करंट अफेयर पूरी आपको प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा ठीक है, इतना तो हुआ बात कंप्लीट। फिर इस क्लास के बाद क्या होगा, हम अक्टूबर की इस सेकंड क्लास के बाद में हम क्या करेंगे कि जो आई दृष्टि मैगजीन की हमारी क्लासेज जो छूटी हुई हैं हम उनको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलो। तो पहली खबर ये है, वैज्ञानिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं कि जो है भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत ट्रैकोमा मुक्त घोषित हो गया है और ये जो घोषणा है वो 8 अक्टूबर को डब्ल्यूएचओ ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये ट्रैकोमा है क्या। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, कि ट्रैकोमा है क्या। ये बैक्टीरिया से जो रोग होता है या फिर ये वायरस से होता है, कवक से होता है, किससे होता है, और ये क्या ये आँखों का रोग है या फिर ये नाक का रोग है या फिर ये कानों का रोग है या फिर ये स्किन का रोग है, क्या रोग है ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो ठीक है, समझ लेते हैं इसको। तो ये बताया फैक्ट कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का जो भारत है वो तीसरा देश बन गया है। पहला है नेपाल, उसके बाद है म्यांमार और उसके बाद में भारत बन गया है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और अगर पूरे वैश्विक लेवल पर अगर हम देखें तो 21वां देश है भारत जिसने जो है ये उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, अब इसके बारे में बताया है आगे कि जो ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा बीमारी क्या है। ठीक है, तो ये इसको जो है आंखों में रोहे की बीमारी भी कहते हैं और ये कभी कभार इससे व्यक्ति अंधा भी हो जाता है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए कि ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है। ठीक, और जो ट्रैकोमा है वो एक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, ये भी याद रखना है। ठीक, और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्या नाम है इसका, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो बैक्टीरिया है इसके कारण जो है ये बीमारी होती है। ठीक है, यह संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों की आंखों एवं नाक के स्राव के सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलता है। ये फैलता भी है, ये संक्रमित है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आंखों की बीमारी है तो ये मत सोच लेना कि ये संक्रमित नहीं है, ये संक्रमित बीमारी है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकती है, चाहे वो आंखों का स्राव हुआ यानी आंखों से जो डिस्चार्ज हुआ वो, या फिर व्यक्ति के संपर्क में अगर किसी कोई भी आता है आंखों नाक से या कोई भी डिस्चार्ज निकलता है तो उससे जो है दूसरे को भी ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया कि डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा को एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जो है इसके रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में ट्रैकोमा को वर्गीकृत किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि भाई ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग क्या है, यानी जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है ये है क्या। तो देखो इसके अंतर्गत ना डब्ल्यूएचओ ने रोगों का वर्गीकरण किया है। तो उसी वर्गीकरण में उन्होंने क्या किया है कि एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज का एक वर्ग बना दिया है। वो क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और इसके आसपास क्षेत्रों में होने वाले कुछ रोगों का एक समूह होता है, जो चाहे वो बैक्टीरिया से हुआ, वायरस से हुआ या फिर मान के चलो फंगस से हुआ, ये कुछ ऐसे रोगों का जो एक समूह बना दिया है जो कि लगभग 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है। तो ट्रैकोमा उन्मूलन के अगर प्रयासों की बात की जाए तो ये जो विश्व भर में ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 1993 में एक सेफ रणनीति जो है इसको अपनाया था। सेफ के तहत क्या है कि सेफ का अलग अलग मीनिंग है, जैसे एस फॉर देखें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, ए फॉर देखें तो एंटीबायोटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और एफ फॉर देखें तो फेशियल क्लीननेस, और जो ई फॉर देखें तो इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना ये चीज़। ठीक है, और आगे बताएं तो वर्ष 1996 में डब्ल्यूएचओ ने 2020 तक ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन के लिए जो डब्ल्यूएचओ गठबंधन लॉन्च किया था। ठीक है, आगे देखते हैं तो ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन की नई समय सीमा जो है 2030 तक रखी गई है कि हम 2030 तक
पूरे विश्व से ट्रैकोमा को एकदम पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, ये WHO के प्रयास थे। अगर हम भारत के प्रयासों में देखें कि भाई ठीक है, भारत ने 2024 में आकर के और अगर इससे ट्रैकोमा से पूरी तरीके से मुक्ति पा ली है, तो भारत ने प्रयास किया क्या किए हैं और कब से कर रहा है। तो देखो, वर्ष 1963 में भारत सरकार ने WHO और यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया था। कब किया था? 1963 में। ये याद रखना, इसको सन को याद रखना है। 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये राष्ट्रीय नेत्रहीनता और दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था 1976 में। और इसके अंतर्गत ही, क्योंकि वो नेत्र का रोग है तो इसके अंतर्गत भी ये सम्मिलित होता है। ठीक, 1976 में ये लॉन्च किया गया था। वर्ष 2018 तक देश में ट्रैकोमा के मामले घटकर 0.008% तक रह गए थे। ठीक है, चलो ये फैक्ट इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमने ऊपर बताई वो चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ट्रैकोमा से संबंधित भारत ने जो राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम है वो कब लॉन्च किया है, ये सब चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलो ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है, जो हमारी हैं वो चर्चित व्यक्तियों की हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है वो हमारे CJI बने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये आपको याद ही होगा। ठीक है, इन्होंने जो हमारे न्यायमूर्ति हैं DY चंद्रचूड़, उनका स्थान लिया है। और ये जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं, ये हमारे देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, नवंबर 2024 से जो है इन्होंने 11 नवंबर 2024 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक, पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, शारदा सिन्हा की बात करें अगर हम, तो ये बिहार की प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। इनके बारे में आपको पता ही होगा, इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है, इनका हाल ही में 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया है। ठीक, 2018 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और 1991 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, आप लोग चाहें तो और भी चीज़ें इनसे संबंधित या इस मैगजीन में जो भी और दिए हुए हैं इनसे संबंधित पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने केवल उन चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन चीज़ों को बताएंगे जो हमारे दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको PDF कल नहीं प्रोवाइड करा पाई थी हमने। ठीक है, हमने बोल दिया था एक मित्र को जो हमारे ग्रुप एडमिन है कि PDF दे दीजिएगा, लेकिन वो भी व्यस्त थे और हम भी किसी कार्य में व्यस्त थे, इसलिए आपको PDF नहीं मिली होगी। आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी। अच्छा, अगर मान के चलो आपको PDF टेलीग्राम चैनल आप कैसे जाओगे कि मतलब एक तो कमेंट सेक्शन से जा सकते हो, दूसरा डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसकी लिंक दे दी है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं पहुंच पाते हो तो आप यूट्यूब पर इस पर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, सोम यादव और ये स्पेस दे करके ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल। ठीक, सोम यादव, ये नीचे वाला डैश है, सब नीचे वाला जो होता है। ठीक है, अंडरस्कोर जिसको बोलते हैं, सोम यादव ऑफिशियल ऐसे डालोगे अगर आप, तो वहाँ पर आपको जो है चैनल मिल जाएगा जिसमें लगभग 33 या 34 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो उसमें जाकर के आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। फिर है विवेक देबरॉय की बात करें तो ये आपको पता है भारतीय अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और प्रवीणा राय की बात करें, ये भी चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनका जो है इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके जो है ये प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किए गए। ठीक, कार्यकाल इनका 5 वर्ष के लिए होगा और इन्होंने PS रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमने हाईलाइट केवल उन्हीं चीज़ों को किया है जो हमारे दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी हल्की सी नज़र आप बाकी चीज़ों पर भी डाल सकते हैं। आशीष खन्ना जी की बात करें तो ये ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं नवंबर 2024 से। इन्होंने डॉक्टर अजय माथुर जी का स्थान लिया है। इससे पूर्व जो हमारे ISA के जो महानिदेशक थे वो डॉक्टर अजय माथुर जी थे। ठीक, विपिन कुमार की बात करें तो ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जो AAI के जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, TV नरेंद्रन की बात करें तो ये टाटा स्टील के CEO और MD हैं, और ये जो विश्व इस्पात संघ है, ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, और वह इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं, ये भी आपको जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इस पद पर पहुंचने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, इससे पहले कौन पहुंचा है तो 2021 में JSW समूह के अध्यक्ष जो सज्जन सिंह जिंदल थे वो इस पद पर पहुंच चुके हैं। ठीक है,
आगे आ जाते हैं, दीपक अग्रवाल जी का नाम आया है चर्चा में, इनकी भी नियुक्ति हुई है, ये भी एमडी बने। किसके बने? ये नाफेड के बने, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक यानी कि प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आगे जो नाम चर्चा में आया है वो है हमारे कनकराजू जी, जो कि गुसाडी नृत्य गुरु हैं ये, ठीक है, प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु हैं। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर है नोएल नवल टाटा। नोएल नवल टाटा जो है हमारे रतन टाटा जी का देहांत हो गया है, आपको पता ही है। इनके स्थान पर अब ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। आगे आ जाते हैं, अगला है विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। विजया किशोर रहाटकर का जो नाम चर्चा में रहा है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो या तो 3 वर्ष तक के लिए रहेगा, या फिर अगर ये 65 वर्ष की पहले हो जाती हैं तो यहाँ तक रहेगा 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ठीक। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। फिर आप कहेंगे रेखा शर्मा का नाम चर्चा में रहा था, बिल्कुल साहब, तो रेखा शर्मा जी का ही इन्होंने जो है स्थान लिया है। इससे पूर्व अगर हम देखें तो इसकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की इससे पहले की जो अध्यक्ष थी वो हमारी रेखा शर्मा जी थी, ठीक है। अगला जो नाम चर्चा में रहा है वो है परमेश शिवमणि, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल के जो 26वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। राकेश पाल का इन्होंने स्थान लिया है, आप हल्का सा देख सकते हैं। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की बात करें अगर हम, तो ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं, ये नाम बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में 1994 में इन्होंने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट है भारत में इन्होंने सबसे पहले किया था 1994 में। क्या नाम है इनका? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। ये हृदय शल्य चिकित्सक एवं एम्स नई दिल्ली के जो है पूर्व निदेशक हैं, ठीक है। निधन हो चुका है इनका, ठीक है, इसलिए इनका चर्चा में रहा है नाम। वर्ष 1998 में पद्म भूषण से इनको जो है सम्मानित किया गया था। रतन नवल टाटा आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट जो पर्सन है, ये पर्सन थे। इनका निधन हो गया है 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हुआ है। आपको दिमाग में रखनी है, इनकी डेट भी याद रखनी है, ठीक है। और बाकी जो डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं, इनका जो निधन हुआ है वो 8 अक्टूबर को हुआ है। इनकी भी आपको डेट दिमाग में रखनी है, ठीक है। 2008 में पद्म भूषण से जो है जो रतन नवल टाटा जी हैं उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला जो नाम है वो मोहना सिंह का है, जो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर के पद पर कार्यरत महिला है, पायलट हैं। और तेजस जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसमें शामिल होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई हैं। सितंबर 2024 की न्यूज़ है, ठीक है। आगे है श्रीमती पाप्पाम्मल, ठीक है। जो श्रीमती पाप्पाम्मल हैं वो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु की महिला है। और ये जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती थी। तो इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है 27 सितंबर 2024 को, ठीक है। वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं आगे। अगला जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में अब हम आ जाते हैं जो चर्चित रहे, जैसे प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो ये कौन है? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जो है ये नियुक्त किए गए, ठीक है। और इन्होंने जोको विडोडो का स्थान लिया है। आपने जोको विडोडो का नाम सुना ही होगा इससे पहले, ठीक है। फिर नाम आता है शिगेरू इशिबा का, ठीक है, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं और जापान के जो है ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है फुमियो किशिदा का, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। आगे आ जाते हैं डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है? डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। और इन्होंने और अच्छा एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है कि अगर सिरिमावो भंडार नायक की बात करें और दूसरा नाम याद करें चंद्रिका कुमार तुंगा, अगर इन दो महिलाओं को छोड़ दें तो इसके बाद ये तीसरी महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी। मतलब इन दो महिलाओं को छोड़ दें नहीं, इन दो महिलाओं के बाद में ये तीसरी वो महिला हैं जो श्रीलंका में किसी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाली महिला है, ठीक है, तीसरी महिला। एक और चर्चा का नाम रहा है अनुराग कुमार दिसानायके का। ये भी श्रीलंका से संबंधित हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है, रानिल विक्रमसिंघे का, ठीक है। कुछ संधि समझौते हैं, इनको देख ले एक बार। सी डॉट और CSIR के बीच में जो संधि समझौता हुआ है 2G 3G और 4G और 5G बैंड को कवर करने के लिए जो है समझौता हुआ है। और मल्टीपोर्ट स्विच का विकास भी किया जाएगा इनके द्वारा मिलकर के, ठीक है। सी डॉट IIT रुड़की के मध्य भी एक समझौता हुआ है।
ठीक है। 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए जो है वेव मीटर प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। मिलीमीटर वेव मीटर के निर्माण के लिए जो है इनके बीच में समझौता हुआ है। भारत सरकार और एडीबी के बीच में भी समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? दोनों के द्वारा उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी गतिशीलता और अन्य सेवाओं के सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। कितने पर? $200 मिलियन, $200 मिलियन के ऋण समझौते पर। किस राज्य के लिए? उत्तराखंड के लिए, ठीक है। दिमाग में रखना है एकदम। चलिए, तो अगला है कि इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जो टाइटेनियम स्लैग होता है, ये जो TI स्लैग लिखा है, टाइटेनियम स्लैग, जिससे टाइटेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसके उत्पादन के लिए IREL इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, और उस्त कामेनोगोर्स्क टाइटेनियम और मैग्नीशियम प्लांट JSC, इनके मध्य में समझौता हुआ है, ठीक है। ये हल्का सा आपको दिमाग में रखना है। बाकी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एक बार हम उस पर भी बता देंगे, ठीक है। ये आपको हल्का सा लेकिन दिमाग में रखना ही रखना है। ये दिमाग याद, इस कजाकिस्तान का जरूर नाम याद रखना। और धातु कौन सी है? टाइटेनियम, ठीक। चलो आगे देखते हैं। फिर है कि व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 10 बैंकों के मध्य में ये समझौता हुआ है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और 10 बैंकों के मध्य में ये समझौता हुआ है। अक्टूबर 2024 की न्यूज है, ठीक। अच्छा, इन 10 बैंकों में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक है। 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। और जो 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके बारे में फिर इन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, ये सब है। और एक जो निजी बैंक है, उस निजी बैंक को आपको दिमाग में रखना है, वो है IDBI बैंक लिमिटेड, ठीक है। 9 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनका नाम शायद संभवतः ना पूछे, लेकिन इस निजी बैंक का नाम संभवतः पूछ सकता है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कि भारत और कोलंबिया के मध्य में समझौता हुआ है, ठीक है। किस लिए हुआ है? दोनों देशों के मध्य फिल्म सह निर्माण और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 15 अक्टूबर 2024 की न्यूज़ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। क्या ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया पहला देश है जिसके साथ भारत का ऐसा समझौता हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोलंबिया ऐसा हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश है जिसके साथ भारत का इस तरह का समझौता हुआ है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और मेटा के मध्य साझेदारी। इसके तहत क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए, किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग के लिए जो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की साझेदारी की गई है। किसके साथ में की गई है? ऑप्शन आएगा कि भाई गूगल के साथ में की गई है, या फिर फ्लिपकार्ट के साथ में की गई है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के साथ में की गई है, या फिर अमेज़ॉन के साथ में की गई है, ठीक है। और फिर एक और आ जाएगा कि आप मेटा के साथ में की गई है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि मेटा के साथ में की गई है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया है कि इस साझेदारी के तहत जो 5 उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे वो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? तो वो उनमें से एक है हैदराबाद, फिर है बेंगलुरु, फिर है जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। चलो इनमें से कानपुर को आपको कर लेना है हाईलाइट, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। अगर इस तरह का प्रश्न बने कि 5 उत्कृष्टता केंद्रों की जो मतलब जो खोलने की जो साझेदारी की गई है, उनमें से उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में एक उनमें से उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, तो वो है हमारा कानपुर, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बृहन्मुंबई नगर निगम के मध्य में समझौता हुआ है, ठीक है। किस लिए समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है अत्याधुनिक कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए, ठीक है। कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, ऐसा उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। चलो
आगे आ जाते हैं। अगला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी कि ICMR, ICMR, ठीक है, ICMR, NTPC, विद्युत व्यापार निगम NVVN के मध्य में समझौता हुआ है। इसके तहत क्या है, ये ICMR और ये जो NTPC है, NTPC दोनों को आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक। इसके तहत क्या है कि दोनों के मध्य स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान क्षेत्र में क्या है, स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है, आपको पता ही है, जो क्षयमान ना हो, यानी कि जो नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित की जाती है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। और इसके तहत उद्देश्य क्या रखा गया है कि देश भर में जो ICMR संस्थान हैं उनके लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ICMR संस्थानों के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। आगे आ जाते हैं। अगला है कि सीमा पार विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु समझौता किस किस के बीच में हुआ है। एक है आपका नेपाल, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश, ठीक है। इन 3 देशों के मध्य में हुआ है। पहला क्या है, नेपाल, दूसरा है भारत और तीसरा बांग्लादेश। इनके मध्य बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है। इस समझौते के तहत क्या हुआ है कि जो नेपाल है, नेपाल वो भारत के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक जो अधिशेष विद्युत उत्पादन करेगा वो बांग्लादेश को निर्यात करेगा। नहीं समझे, देखो जो नेपाल है, नेपाल अगर अपने यूज से अधिक बिजली उत्पादित करता है तो 15 जून से 15 नवंबर के बीच में उस एक्स्ट्रा बिजली को किसको जो है देगा, वो देगा बांग्लादेश को। किस रूट के माध्यम से, भारत के माध्यम से देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलो ये बात क्लियर हुई, अब आगे आ जाते हैं। चलो ठीक है, फिर इसमें ये भी बताया है कि इसका जो प्रथम चरण होगा उस प्रथम चरण में नेपाल द्वारा बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र के माध्यम से 6.4 सेंट यूनिट की दर से 40 मेगावाट जल विद्युत का निर्यात किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है द्विपक्षीय निवेश संधि BIT। यह संधि भारत सरकार और उज्बेकिस्तान के मध्य में हुई है। किस किस के बीच में, भारत सरकार और उज्बेकिस्तान सरकार के बीच में। इस संधि में जो हस्ताक्षर किए गए थे वो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद उसमें किए गए थे, ठीक है। इतनी बात हमारे दिमाग में आ गई, ठीक। अब क्या है कि इसके तहत क्या है कि जो निवेशक हैं, निवेशकों को, जो भारत की निवेशक हैं, भारतीय निवेशकों को उज्बेकिस्तान गणराज्य में एक उचित सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा, ठीक है। जो भारतीय निवेशक हैं जो उज्बेकिस्तान में निवेश करना चाहते हैं उन्हें ठीक ठाक सुरक्षा दी जाएगी, इसका जो है आश्वासन प्राप्त होगा, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कि भारत के पहले AI सक्षम ग्रीन फील्ड सेमीकंडक्टर फैब के निर्माण के लिए जो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण का समझौता हुआ है ये उसके बारे में जो है बात की गई है। किस किस के बीच में हुआ है, तो इस संबंध में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है। क्या है ताइवान की, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। इनके मध्य में जो है समझौता हुआ है। क्या है ये, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत की कंपनी का नाम याद रखना, क्या है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। ये जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका एकदम से आपको दिमाग में रखना है। बाकी जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है वो कहाँ की है, वो है आपकी ताइवान की, ठीक है। ताइवान और वियतनाम, ताइवान और वियतनाम दोनों में अंतर करना सीख लेना, ठीक है। ऐसा ना हो दोनों नाम आपको कंफ्यूज कर जाते हो, ठीक। चीन के साथ जो अधिकतर सीमा साझा करता है वो ताइवान है, जो कि चीन ये लक्ष्य धारण किए हुए है कि आज़ादी के 100 साल, यानी कि जब चीन मान के चलो 1949 में आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के 100 साल यानी कि 2049 तक
चीन ताइवान को अपने अंतर्गत जो है सम्मिलित कर लेगा, सैन्य शक्ति या कैसे भी, कूटनीतिक शक्ति है, किसी भी तरीके से, ठीक है। ये चीन की रणनीति है, वन चाइना पॉलिसी है। और ये वियतनाम है, ठीक है, ये वियतनाम है जिसका चीन के साथ में डिस्प्यूट है, लेकिन ये चीन जो है चीन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो देखो जो सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण किया जाएगा वो गुजरात के धौलेरा में जो है इसका निर्माण किया जाएगा, आपको ये भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है जो सेक्शन है वो है योजना और परियोजना का। उसमें पहली जो योजना है जिसकी चर्चा की गई है उसका नाम है पीएम महालक्ष्मी योजना। क्या नाम है उसका? पीएम महालक्ष्मी योजना। चलो ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को जो है मंजूरी प्रदान की गई है 6 नवंबर 2024 को, ठीक है। इसके तहत किया क्या जाएगा? तो इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। अब इसके तहत बताया है कि इस योजना के तहत भारत सरकार उच्च शिक्षा के लिए, किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए 7.5 लाख रुपए तक के ऋण पर 75% की गारंटी प्रदान करेगी। कितने तक? 7.5 लाख रुपए तक, ठीक है। चलो ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि 8 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि, क्या है ये? अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की छूट प्रदान होगी। अच्छा, यहाँ पर अधिस्थगन अवधि का मतलब बस इतना सा है कि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने ऋण लिया हुआ था, यानी कि लोन लिया हुआ था, और उसको 6 मंथ में कोई लोन चुकाना था, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति 6 मंथ में लोन नहीं चुका पाया, तो इसको बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम इसको 8 मंथ में इस लोन को चुका दो, और ये जो 2 एक्स्ट्रा मंथ हुए, इन 2 एक्स्ट्रा मंथ में हम तुमसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा मंथ हैं, इन 2 एक्स्ट्रा मंथ को कहा जाएगा अधिस्थगन अवधि, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस अधिस्थगन अवधि के दौरान 3% की जो है छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत जो है 1 लाख विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 860 शिक्षा संस्थान के 22 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगला आ जाते हैं। अगली है योजना दीपम 2.0, ठीक है। कहाँ की योजना है? आंध्र प्रदेश की योजना है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा शुरू की गई है। और जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो शुरू की गई योजना है वो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम में जो है शुभारंभ किया गया है इसका, ठीक है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत प्रतिवर्ष 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। किसको? इसके तहत दिए जाएंगे पात्र लाभार्थियों को, ठीक है। पात्र लाभार्थियों को इसके तहत प्रतिवर्ष एक वर्ष में 3 जो है गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है। अगला देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। क्या है ये? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। सवाल सबसे पहला यही होगा कि ये योजना है किस सरकार की? तो ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है, ठीक है। चलो ठीक है। इस योजना को जो है पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है 28 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। इस योजना में राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा हैं, परित्यक्त महिलाएं हैं, वो सभी इसके तहत शामिल किए जाएंगे। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। अगला है फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल, ठीक। चलो ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है ICMR द्वारा। इस पहल की शुरुआत की गई है, यानी कि ये जो पहल है वो ICMR द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। चलो ठीक है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत नवीन एवं अलग सोच के साथ भविष्यगामी विचारों और नव ज्ञान सृजन, सफल स्वास्थ्य में टेक्नोलॉजी जैसे टीका, दवा, चिकित्सा, निदान, इन सब की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल, ठीक।
अगला है कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0, ठीक है। ये हल्का सा देख लेना है कि भाई पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है ये, ठीक है। बस इतना सा दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। फिर है कि महामारी निधि परियोजना है, ये किसके तहत है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इस योजना को शुरू किया गया है नई दिल्ली से, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसके तहत क्या है कि $25 मिलियन की यह परियोजना G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित है, ठीक। यह परियोजना एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO और विश्व बैंक के सहयोग से लागू की जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या है? ADB है, FAO है और विश्व बैंक है, ठीक है। ये 3 संस्थानों का नाम दिमाग में रखना है। अगला है अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। क्या है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, ठीक। इसके तहत क्या है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा इस प्रोग्राम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। जब तीसरा चरण, दूसरा चरण होता है या फिर चौथा चरण होता है तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, उनके ही ये चरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इन चरणों में नहीं जाना है। जब कोई योजना पहली बार आई होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक। लेकिन आप लोग रीडिंग मारना चाहें तो मार सकते हैं, ठीक है। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। इसके तहत क्या है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और इसके तहत जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जा सके, यानी कि उनको मालूम पड़ सके कि क्या सरकार किस तरह की क्या योजनाएं चला रही है, उसके लिए जो है इस पोर्टल को शुरू किया गया है। आगे है वसुंधरा 3.0, ठीक। ये क्या है? वसुंधरा 3.0 है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। याद रखना है वसुंधरा 3.0, ठीक है। चलो ठीक है। और इसके तहत क्या है कि असम के स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। क्या? भूमि अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है। चलो ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना, ये झारखंड की योजना है, ठीक है। इतना याद रखना है। अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम प्रयास करेंगे कि इसका सही फोटो भिजवा दें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल गई होगी, हमने पहुंचवा दी है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल अगर आपको पता नहीं है तो सोम यादव ऑफिशियल नाम डाल दो, आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम की लिंक से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। लाभार्थियों को प्रति माह जो प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि है वो 1000 से बढ़ाकर जो है 2500 रुपये कर दी गई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और उसके तहत 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक ऊर्जा जो है लक्ष्य रखा गया है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब इस योजना को जो शुरू किया गया है तो इन्हीं दोनों जो लक्ष्य हैं उनको दिमाग में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक। इसके तहत क्या है कि जो तमाम देश हैं जैसे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ में जो है सीमा पार इंटर कनेक्शन के साथ साथ और जो है इनके साथ में जो लाइन जोड़ी जाएगी। सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, इन सभी देशों के साथ में, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है समर्थ का विस्तार, ठीक है। समर्थ क्या है? वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की एक योजना है, ठीक है। समर्थ, ठीक। 2 वर्ष के लिए इसका विस्तार किया गया है। कब से? 2024-25 से 2025-26 तक के लिए, ठीक है। और इसके लिए 495 करोड़ रुपए की जो है राशि आवंटित की गई है, ठीक। इतना दिमाग में रखना है। अगला है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना। किसकी है ये? राजस्थान राज्य सरकार की योजना है, ठीक।
ये इतना आपको दिमाग में रखना है, बाकी पढ़ना चाहें तो इसको और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता देते हैं। ठीक, अगला है पीएम सूर्य घर योजना के तहत नवाचार परियोजनाओं के लिए योजना के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन दिशा निर्देशों को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या है कि इसके तहत क्या कर दिया गया कि जो छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, व्यवसाय मॉडल और एकीकृत तकनीकी में प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का जो है निर्धारण किया गया है। ठीक, आगे है हम सफ़र नीति। ये किसकी है? नई दिल्ली में शुरू की गई है। नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा कि जैसे राजमार्ग हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए, और इनसे जुड़े हुए और जो ढाबे होते हैं, फूड कोर्ट होते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप होते हैं, इन सभी का जो है मानकीकरण किया जाएगा। ठीक है, जो राजमार्ग और एक्सप्रेस वे होते हैं उन पर अगर कोई ढाबा है, कोई फूड कोर्ट है, कोई होटल है, या फिर कोई पेट्रोल पंप है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, इस तरह के जो हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उन मार्गों पर चलने वाले लोगों को, तो उनका जो है मानकीकरण किया जाएगा। इस योजना को शुरू किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छी योजना है, इसको आपको एकदम दिमाग में रखना है, हम सफ़र नीति को। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। आगे आते हैं, अगला है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। हजारीबाग झारखंड से इस योजना की जो है इस योजना की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, इस पर पर्याय वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन इस अभियान के तहत ये याद रखना है कि 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और 5 करोड़ से ज़्यादा जनजाति लोग इससे जो है लाभान्वित होंगे, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 17 मंत्रालयों के समन्वित प्रयास से 25 योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये भी हम लोगों को जो है दिमाग में रखना है। ठीक, आगे आते हैं, अगला है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। ठीक है, जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है वो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से इसको जो है शुरू किया गया है। ठीक है, और इस मिशन की जो अवधि है वो 7 वर्ष है। कब से कब तक है? 2024-25 से 2030-31 तक इस मिशन की जो है अवधि रखी गई है। ठीक है, इसके तहत रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन जो फसलों के उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कपास के बीज हैं, चावल की भूसी, वृक्षजन्य तेल जैसे जो द्वितीय ऐसे जो मतलब प्राइमरी सोर्स के अलावा जो द्वितीय रूप से मतलब उत्पादन होता है जिनका, उसके संग्रह, निष्करण और क्षमता पर को भी बढ़ाने का जो है मतलब प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा जैसे कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें एक तो होती है प्राइमरी चीज़ जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक होती है सेकेंडरी चीज़। ठीक है, जैसे कि हमने गेहूं करे तो गेहूं में एक तो भाई हम जब अनाज को कूटते हैं तो उसमें से एक तो गेहूं ही निकलता है जो कि हमारी प्राइमरी चीज़ है, किसके लिए? हम लोग खुद खाते हैं आटा वाटा वगैरह उसका बना के। दूसरी इसकी सेकेंडरी चीज़ क्या है? सेकेंडरी चीज़ है इसकी भूसा, तो इसका भी यूटिलाइज कर लेते हैं। इसका कहाँ से करते हैं? इसका यूटिलाइज हम करते हैं भाई अपनी गायों को, भैंसों को खिला करके। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी के साथ साथ हमें सेकेंडरी पर भी दिमाग देना है, यानी सेकेंडरी जो चीज़ें हैं उनको भी सही से उत्पादित करना है, उनकी भी उत्पादकता बढ़ानी है। ठीक, आगे आते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यानी यूपी एग्रीज परियोजना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यूपी एग्रीज परियोजना। अच्छा, याद सबसे पहले तो ये कि उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि विश्व बैंक की सहायता से जो है इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, इसकी जो लागत है वो लगभग 4000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक, और इस योजना की जो कुल जो अवधि है वो 6 वर्ष के लिए शुरू की गई है, 2024-25 से 2029-30 के लिए। इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के तहत क्या है कि परियोजना के क्षेत्र के कृषकों की आय में वृद्धि करके
राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करना। ठीक है, ये इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये दो और देख लीजिए। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। क्या है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना वर्धा में शुरू की महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा, महाराष्ट्र राज्य की ये योजना है और इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य भर के प्रतिष्ठित कॉलेजों में 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 15 से 45 उम्र के जो युवा हैं उनको एक बार यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, 15 से 45 वर्ष के युवा हैं उनको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला है वर्ष और दिवस। ये इनके जो है प्रश्न हमें अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके तहत क्या है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को है और इसका टॉयलेट्स ए प्लेस फॉर पीस, ए प्लेस फॉर पीस, ये क्या है? ये जो है इसका थीम रखा गया है वर्ष 2024 के लिए। ठीक है, क्या है? टॉयलेट, क्या है? टॉयलेट ए प्लेस फॉर पीस। ठीक है, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस बात कर जाए तो 10 नवंबर का है। ठीक है, यूथ एट द फोर फ्रंट, ये देख सकते हो। फिर है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो ये 5 नवंबर का है। ठीक है, और इसका थीम भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ी है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक, आगे आते हैं। अगला है भाषा गौरव सप्ताह 2024। ठीक है, भाषा गौरव सप्ताह 2024 ये 3 से 9 नवंबर 2024 तक मनाया गया है और इसे असम राज्य में असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ठीक है, आपको पता है हाल ही में 5 ऐसी भाषाएं थीं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहले 6 भाषाएं थीं, अब 5 भाषाएं और जुड़ गई, टोटल हो गई 11 भाषाएं। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर आप में से किसी को याद है तो इन सभी 11 भाषाओं के आप एक बार लिस्ट नीचे डालें कि ऐसी कौन सी वो 11 भाषाएं हैं जिनको जो है हमने इससे पहली वाली क्लास में इस पर चर्चा की थी। ठीक है, आपको याद ही होगा, जिनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इन 11 का नाम बताएं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो इनसे संबंधित कोई भी फैक्ट, जैसे पहली कौन सी थी, ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है, और जो है जो 5 जुड़ी हैं उन 5 से संबंधित अगर कुछ भी फैक्ट्स आपको याद हो। ठीक है, पिछली जो 6 थी उनसे संबंधित कोई भी फैक्ट अगर हो तो एक बार लिखें। ठीक है, चलो। फिर है कि विश्व नगर दिवस, ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2024 को, थीम इसकी देख सकते हैं। फिर है कि 9वां आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, फिर क्या है? यह दिवस आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। फिर है विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, एक बार थीम देखना चाहें आप तो यहाँ से थीम देख सकते हैं। ठीक, फिर है स्तन कैंसर जागरूकता माह, स्तन कैंसर जागरूकता माह, ये 1 से 31 अक्टूबर 2024 तक का जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो जो अक्टूबर का महीना है वो स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम देख सकते हैं, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। ठीक है, इसका थीम जो है देख सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये कब है? 13 अक्टूबर को है। ठीक है, फिर है विश्व मानक दिवस जो 14 अक्टूबर को है। विश्व दृष्टि दिवस जो कि 10 अक्टूबर को है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2024 को है। इसकी जो थीम है वो आपको दिमाग में रखनी है। थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। ठीक, आगे आते हैं। अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बधिर लोगों का सप्ताह जो 23 से 29 सितंबर 2024 तक मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज
राइट्स। ठीक है, आगे आते हैं विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस की बात करी जाए तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करी जाए तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, और इसका जो थीम है वो है बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। विश्व शिक्षक दिवस की बात करी जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 की बात करी जाए तो 4 से 10 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगर आगे बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, तो ये 1 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। ठीक, आगे आते हैं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। क्या है? राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, तो ये 1 अक्टूबर को, ये भी 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात करी जाए तो 30 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस तो ये है 29 सितंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस ये 28 सितंबर को, और इसकी जो थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ये पता ही है। विश्व नदी दिवस ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष जो सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है, ये हमें दिमाग में रखना है, विश्व नदी दिवस। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे जब हम आते हैं तो देखेंगे कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। और नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, ये जो है इसकी थीम है। ठीक है, विश्व डायबिटीज दिवस 14 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, विश्व स्ट्रोक यानी कि आघात दिवस 29 अक्टूबर, और अगर हम आगे देखें अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर, निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 से 30 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, ये आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, आगे आते हैं विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर, कर्मयोगी सप्ताह जो है कर्मयोगी सप्ताह जो है 19 से 25 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिदम्भ दिवस 17 अक्टूबर को, ग्लोबल हैंड वॉश डे 15 अक्टूबर को, विश्व आयोडीन विकार निवारण 21 अक्टूबर को, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। आगे है विश्व विद्यार्थी दिवस जो है 15 अक्टूबर, 17वां वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। ठीक, आगे है विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर का, और 92वां वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2024 का। ठीक, विश्व कपास दिवस जो है 7 अक्टूबर 2024 का है। इस पे जो है हाईलाइट कर लो क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे आते हैं। अगला है सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो है दिवस हमने देख लिए हैं एक नज़र में। ठीक, अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमें देखना है खेल परिदृश्य। ठीक है, अच्छा खेल परिदृश्य में ये क्रिकेट वगैरह के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये अभी की न्यूज़ है। ठीक है, जैसे कि न्यूजीलैंड के साथ में जो क्रिकेट हुई थी भारत की, तो न्यूजीलैंड का भारत में दौरा था। ठीक है, विजेता न्यूजीलैंड रही है 3-0 से। ठीक, और जो है ऋषभ पंत ने सर्वाधिक रन बनाए थे 261 रन। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, थोड़ा सा ये देख लीजिए कि न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय जो टेस्ट श्रृंखला है उसे जीतने में सफल हो पाई है। ठीक है, और न्यूजीलैंड 36 वर्ष बाद 1988-89 में जो है पहले इसके बाद में भारत के विरुद्ध कोई टेस्ट मैच जीतने में सफल हुआ है। ठीक, वर्ष 2012 के बाद जो है भारत घरेलू मैदान पर आयोजित टेस्ट श्रृंखला में पराजित हुआ है। 2012 में भारत हुआ था पराजित इंग्लैंड के द्वारा। ठीक, आगे आ जाते हैं। अगला है कि वर्ष 2000 के बाद किसी टीम ने भारत को घरेलू मैदान पर आयोजित टेस्ट श्रृंखला एक से ज़्यादा मैच में जो होता है उसमें क्लीन स्वीप किया है। ठीक, चलो तो इतना आपको देख लेना है। बाकी इतना ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी आप देखना चाहें तो एक बार रीडिंग मार सकते हैं। ठीक है, फिर है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो भारत दौरा हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, तो विजेता रही, अगर हम बात करें टेस्ट श्रृंखला की, ठीक है, तो टेस्ट हुए और T20 भी हुए, दोनों हुए। तो टेस्ट के 2 मैच हुए और T20 के हुए 3 मैच। तो जो टेस्ट के 2 मैच हुए उसमें भारत 2-0 से जीता। ठीक है,
और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया वो चुना गया रविंद्र चंद्र अश्विन, ठीक। और सर्वाधिक रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे जो 189 रन थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगर T20 की बात करें तो इसमें भी भारत विजेता रहा है, लेकिन भारत रहा है 3-0 से विजेता इसमें, ठीक है। और इसमें जो श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था वो हार्दिक पांड्या जी को चुना गया था, ठीक है। और जो सर्वाधिक रन बनाए थे इसमें वो संजू सैमसन ने बनाए थे जो कि 150 रन थे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। आगे आ जाते हैं। अगला है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में हुआ, ठीक है। भारतीय टीम ने 297 पर 6 रन का स्कोर बनाया था T20 मैच में, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर था, ठीक है। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। आज तक T20 में भारत के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है ये, 297 रन, ठीक है, केवल 20 ओवर में। फिर कह रहा है आईसीसी के पूर्व सदस्य द्वारा T20 अंतर्राष्ट्रीय में यह दूसरा सर्वाधिक स्कोर है। देखो असल में अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले नंबर पर जिम्बाब्वे दिखाई दे रहा है जो 344 पर 4 है, दूसरे पर नेपाल दिखाई दे रहा है जो 314 पर 3 है, तीसरे पर भारत दे रहा है जो 297 पर 6 है। अब इसमें याद रखना कि जिम्बाब्वे ने भारत के मारने के बाद में मारा है, ठीक है। तो फिर लेकिन अगर अभी के दृष्टिकोण से देखें तो पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा किसका स्कोर है, जिम्बाब्वे का है जो 344 पर 4 है, दूसरा नेपाल का है जो 314 पर 3 है, इसने मंगोलिया के विरुद्ध मारा है, और जिम्बाब्वे ने गैम्बिया के विरुद्ध मारा है, और भारत ने मारा है बांग्लादेश के विरुद्ध। अब सोचने वाली बात है कि गैम्बिया और मंगोलिया ये दोनों ही टीमें एकदम बेकार हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम ठीक ठाक है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। अगली बात हो रही है आईसीसी महिला T20 विश्व कप की। 3 से 20 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये जो इसकी जो मेजबानी की गई थी वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा की गई थी, ठीक है। टोटल 10 टीमें थी, संस्करण 9वां था, और इसका जो पहला संस्करण था वो वर्ष 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जो चैंपियन रहा वो रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड महिला टीम चैंपियन रही है, और इसकी जो उपविजेता रही है वो दक्षिण अफ्रीका की जो महिला टीम है वो इसकी उपविजेता रही है, ठीक है। बाकी कुछ और भी ये बहुत सारे दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको एक बार रीड मार सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है लग रहे हमें ये, इसलिए हमने इनको जो है नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। आप चाहें तो एक बार रीड मार सकते हैं, ठीक। फिर है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली हरमनप्रीत कौर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रही हैं। ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक। फिर आते हैं कि टेनिस ATP संघाई मास्टर्स की बात करें तो इसमें जो विजेता रहा है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो विजेता रहा है पुरुष युगल में देखें, अगर हम पुरुष एकल में देखें तो जैनिक सिनर रहे जो इटली के हैं, बाकी पुरुष युगल में आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो वेस्ले कूल होप हैं वो नीदरलैंड के हैं, और निकोला मैक्टिक है वो क्रोएशिया के, ठीक। और WTA वुहान ओपन की बात करें तो इसमें जो महिला एकल विजेता रही हैं वो एरिना सबालेंका रही हैं जो बेलारूस की हैं, ठीक है। ये एक बार देख लेना। फिर है ATP जापान ओपन जो 2024 में हुआ था, 1 अक्टूबर 25 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। ये इसमें जो पुरुष एकल विजेता रहे हैं वो आर्थर फिल्स रहे जो कि फ्रांस के हैं। पुरुष युगल में जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपूल रहे, और ये दोनों ही ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है चीन ओपन। इसमें पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज जीते हैं जो कि स्पेन के हैं, ठीक है। ये एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट है। फिर है महिला एकल में तो कोको गॉफ US की जीती हैं। पुरुष युगल में फिर लिखा है सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाबासोरी दोनों इटली के हैं। महिला युगल में सारा एरानी और जैस्मिन पाओलिनी दोनों इटली के। अच्छा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, बाकी ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। एथलेटिक्स में देखें तो बेंगलुरु मैराथन बात करें 2024 की, तो जो एलिट पुरुष है वो कार्तिक कुमार है, एलिट महिला है वो KM लक्ष्मी है, ठीक है। और शिकागो मैराथन की बात करें तो पुरुषों में अगर हम देखें तो विजेता जॉन कोरेर हैं जो केन्या के हैं, और उपविजेता जो हैं वो मोहम्मद हुसैदीन ईसा इथियोपिया के हैं, ठीक है। और महिला में बात करें तो विजेता है रूथ
चेपंगेटिच केन्या की हैं और उपविजेता सुतुमे असेफा केवेडा जो इथियोपिया के। ठीक है, इनमें से भी आपको पुरुष युगल बालों में जॉन कोरेर का नाम थोड़ा सा देख लेना, जो केन्या के हैं, और उपविजेता जो मोहम्मद हुसैन ईसा हैं जो इथियोपिया के, उनका भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद में जो है अक्टूबर की जो करंट अफेयर है वो यहीं पर फिनिश होती है। अब इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी, डाल दी गई है हमारे द्वारा। ठीक है, और दूसरी बात आती है नवंबर की करंट अफेयर। तो नवंबर की करंट अफेयर हम शुरू करेंगे जब नवंबर की करंट अफेयर पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगी, यानी कि 3 से 4 दिसंबर के बीच में हम नवंबर की करंट अफेयर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, आगे क्या करना है, तो आगे जो हमारी आई दृष्टि की क्लासेज जो छूटी हुई थी उन क्लासेज को हमारे द्वारा जो है कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।